नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईपी एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा के 2025 क्लास 10th के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं और विज्ञान विषय का ये प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है एंड 6 है, इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप साथ में बने रहें, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से आप उनको समझ सकें और सारे क्वेश्चंस के साथ जो एडिशनल फैक्ट हो सकते हैं उनको भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। हर एक क्वेश्चन का एक डायग्राम के द्वारा जहां संभव है समझाने का प्रयास किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी हम बात करते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखो, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है वो है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ऐसा नाम बताना है जो प्रचलित है, जिसके नाम से जब वो जाना जाता है, तो वो है ब्लीचिंग पाउडर या इसे बोलते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण। और यदि हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, एक तो कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ मिलकर यह यौगिक बना हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ये इसका रासायनिक सूत्र हुआ। और यदि इसका प्रचलित नाम हमें आता है तो वो हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण। तो इसके दो ये आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कौन सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। यहाँ पे अगर हम समझें तो पहले संक्षारित पता होना चाहिए कि संक्षारण क्या है। आप देखें, किसी भी धातु का क्षरण उसे हम संक्षारण कहते हैं। मतलब किसी भी धातु के गुणों में परिवर्तन आना या फिर गुणों का कम हो जाना, धात्विक गुण का कम हो जाना, इसे संक्षारण कहते हैं। दैनिक जीवन में यदि हम बात करें तो संक्षारण का उदाहरण सबसे अच्छा है लोहे में जंग लगना, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सोना जो धातु है, ये कैसी है, वो कम संक्षारित धातु है या फिर संक्षारित जो कि आसानी से नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा सोना। और सोने का जो रासायनिक संकेत है उसे हम Au से दर्शाते हैं। साथ ही इसके अलावा चांदी भी है जो संक्षारित नहीं होती। इसी कारण से सोने और चांदी दोनों का उपयोग हम किस में करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये संक्षारित नहीं होती, तभी तो अधिक समय तक टिक पाएंगी। अगर लोहे के आभूषण बनने लगे तो वो तो क्या होगा, वो तो आपका संक्षारित हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, जंग लग जाएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए ये जो सोना है, चांदी है, ये संक्षारित नहीं होती, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु क्या होगी, जैसे कि कोई एक धातु रहेगी, उस धातु में अगर अलग अलग प्रकार की दो धातुएं मिला दी जाएं तो क्या बन जाएगी, मिश्र धातु बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक जो धातुएं होती हैं उनको आपस में मिला देने से जो धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। और इसका एक उदाहरण है जो कि पीतल, और पीतल बनाया जाता है तावा और जस्ता के साथ में। और इसके अलावा एक आध एग्जाम्पल और ये भी है स्टील का, जो कि आजकल बर्तन यूज़ हो रहे हैं स्टील के। तो स्टील को लोहे और क्रोमियम के साथ मिला करके उसे तैयार किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है। तो हमारे मस्तिष्क का वह भाग जो सुगंध का पता लगाता है उसे बोलते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं, जिन्हें हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, वो मध्य अंतर्गत सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है। तो यहाँ पे जो क्रिया होती है उसको बोला जाता है क्या,
सिग्नल या संकेत का संचरण होता है। तो जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का काम क्या है? एक स्थान से सिग्नल को प्राप्त करना और दूसरे स्थान पर भेजना, ये न्यूरॉन का काम है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे सारी बॉडी में न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं। कोई भी सिग्नल अगर भेजना पड़ता है, जैसे कि हाथ में कहीं मच्छर काट जाए तो वहाँ का सिग्नल, ये भी तो पता चले कि मच्छर काटा है तो किस जगह पे काटा है, कैसे पता चलेगा हमारे माइंड को? तो वो पता चलेगा न्यूरॉन्स के द्वारा। आगे हम इसे एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अभी हम एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट प्रति घंटा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में हो सकता है जो बोर्ड के वो डाले जाएं, क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर प्रश्न पत्र, तो उनको भी मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, वीडियो पहुंच सके और आप सभी का फ़ायदा हो सके। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ये एक डायग्राम है जिसमें हमने न्यूरॉन को समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से ये न्यूरॉन होता है और इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये जो सबसे आगे बाल जैसी संरचना दिख रही है, ये बिल्कुल पतले पतले होते हैं और इसे बोला जाता है डेंड्राइट। फिर ये जो बीच वाला पार्ट है, इसे एक्सॉन बोला जाता है। इसमें कोशिकाएं होती हैं, सबके अंदर एक एक केंद्रक होता है। अब ये जो डेंड्राइट होते हैं, इन्हीं से दूसरा जो अलग न्यूरॉन होता है, तो एक अगला न्यूरॉन डेंड्राइट से ही जुड़ता है। अब डेंड्राइट क्या करेगा, एक न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा और पूरा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया देता है। तो न्यूरॉन्स के क्या क्या काम न्यूरॉन्स के क्या क्या काम है, आइए इनको हम एक बार देख लेते हैं। आ सकता है कि न्यूरॉन्स के 2 कार्य लिखो, तो वो आप ये लिख सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है जो विद्युत संकेतों का संचरण करती है। तो ये भी अलग से पूछा जा सकता है कि जो न्यूरॉन है वो संकेत को किस रूप में भेजते हैं, तो विद्युत संकेतों के रूप में संचारित करते हैं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। डेंड्राइट ये शाखाओं जैसी संरचनाएं होती हैं जो अन्य न्यूरॉन्स से संकेत प्राप्त करती हैं और उन संकेतों को अगले न्यूरॉन की ओर स्थानांतरित कर देती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले हमारे लिए एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई गई है, जिसमें पोटेशियम सल्फेट बन रहा है, हमारा K2SO4 बन रहा है, साथ के साथ जल भी उत्पाद के रूप में प्राप्त, तो यहाँ पे जल भी उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब हम आगे अगर देखें तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हमें दिख रही है। अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि कोई एक तत्व है वह दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके दोनों तत्व साथ हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम H2O की बात करें, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिलकर के क्रिया करेंगे और H2O बनाएंगे, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, 2 उत्पाद बन रहे हैं। दूसरा क्या है, ऑप्शन दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में होता ये है कि एक होता है आपका अभिक्रिया करने वाला और वह वियोजित होकर के 2 उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये भी अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रियाकारक या अभिकारक लिए गए हैं वो कैसे हैं, वो डबल हैं या 2 हैं। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये हमारी अभिक्रिया बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो हमारा OH है, यहाँ आप देखें जो हमारा OH है, ये OH यहाँ पे जो आपका ये वाली ऑक्सीजन है, सॉरी ये जो H2SO4 के साथ ऑक्सीजन है, इससे मिलकर के H2O बना रहा है।
तो यहाँ पे और दूसरी चीज़ हमें क्या दिख रही है ट्रांसफ़र होते हुए या विस्थापित होते हुए, जहाँ पे जो पोटेशियम है ये किसके साथ जुड़ रहा है, सल्फ़ेट के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से हमें मिला क्या, पोटेशियम सल्फ़ेट मिलता है, साथ ही जल मिलता है। तो इससे क्या होता है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और ये कहलाएगी जो विस्थापन अभिक्रिया। और ये जो लास्ट ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है कि जब एक अधिक क्रियाशील कोई तत्व हो और कम क्रियाशील तत्व को अपने ही यौगिक से क्या करते, प्रतिस्थापित कर दे, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या हो सकता है। तो कोई जो नीले लिटमस को लाल कर देना, ये सबसे पहले तो किसका काम है, ये है अम्ल का काम। नीले लिटमस को लाल कर देना अम्ल का काम है। और ये जो अम्ल क्या करेगा, अगर कोई चीज़ अम्लीय है तो उसका जो मान है वो 7 से कम होने वाला है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए जो कि 10 है, सेकंड में 7, थर्ड में 8 और एक हमारा दिया है ऑप्शन नंबर सी जिसमें लिखा हुआ है 1। तो कोई चीज़ है, कोई विलयन है जो नीले से लाल कर रहा है लिटमस पेपर को, तो उसका पीएच मान 1 संभव है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है सोचने के लिए, सेकंड है हृदय स्पंदन के लिए, थर्ड है शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे जो मस्तिष्क है वो ये सारी क्रियाएं करता है, सारे काम करता है, इसलिए जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए मस्तिष्क कैसा है, जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पे शुक्रवाहिनियाँ जो कि ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा आ जाएगा। ये मानव जनन तंत्र का है, मतलब पुरुषों का है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभी ये कैसे किया जाता है, ये है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अब हम लोग। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये 2 नंबर का आता है, मतलब 2 नंबर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके। अभी तक जो हम कर रहे थे वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे जो सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चंस थे। अब जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो हैं 2 नंबर्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था पिछले साल वो ये था कि एथेनॉल के कोई 2 गुणधर्म बताइए। तो आइए देखते हैं, तो एथेनॉल के क्या गुणधर्म हो सकते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने दिया है कि यह एक रंगहीन द्रव है। दूसरा क्या है, यह ज्वलनशील है, तरल है। फिर इसके बाद है यह पानी में आसानी से घुलनशील है। जो एथेनॉल है पानी में भी आसानी से घुल जाता है। इसकी गंध सुखद होती है, सुखद का मतलब है अच्छी होती है। इसका उपयोग ईंधन और विलायक के रूप में किया जाता है। अब देखो जहाँ आप देख सकते हो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि यह कैसा है, ज्वलनशील है। दूसरा इसको विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि यह जल में आसानी से घुल जाता है। तो ये इसके गुणधर्म हो गए, ये आपको याद रखने हैं एथेनॉल के क्या उसके गुण हैं। फिर इसके बाद है आपका, या तो आप एथेनॉल के गुण कर दो या फिर है अथवा का एक क्वेश्चन जो है एथेनोइक अम्ल के कोई 2 गुणधर्म बताइए। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2-2
ही पूछे गए हैं, या तो दो गुणधर्म एथेनॉल के बता दीजिए या फिर एथेनोइक अम्ल के। तो एथेनोइक अम्ल की यदि हम बात करें, सबसे पहले तो एथेनोइक अम्ल कहलाता क्या है, इसी का एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं एसीटिक अम्ल। तो आइए पहले तो हम एसीटिक अम्ल देखते हैं, उसकी संरचना वगैरह, फिर उसके बाद आपको उसके गुण हम बताते हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो एथेनोइक अम्ल है इसका दूसरा नाम क्या है, एसीटिक एसिड है। एसीटिक एसिड जो है, इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र, वो है आपका C2H4O2। इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना में एक ऑक्सीजन किससे जुड़ी होती है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन से जुड़ी हुई होती है। साथ ही जो OH है, यह एक अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से इस संरचना को भी आप देख सकते हो, ये वाली, तो इस पे भी आप फोकस कर लेना। जो एसीटिक अम्ल की संरचना बनाने भी आ सकती है इस बार, पिछली बार क्या आया था, इसके गुण आए थे, तो इस बार संरचना आ सकती है। तो ये एडिशनल बातें जो आप याद रखें, हो सकता है इन टॉपिक पे इस बार आपको क्वेश्चन देखने को मिले। खैर, अभी हमें बात करनी है एथेनोइक अम्ल के कोई दो गुणधर्म की। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्या है कि इसकी गंध सिरके जैसी तीखी होती है। यह कमज़ोर अम्ल है। यह सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस मिल सकें। आप कुछ ऐसे टॉपिक भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम हो, तो उनके वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा बना के। और बस कुछ ही समय में आपके दिसंबर में मॉडल पेपर आने ही वाले हैं, जो कि बोर्ड से आते हैं। उनको भी हम सभी मॉडल पेपर को सॉल्व ज़रूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।